नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज संसद के परिसर में जो कुछ देखने को मिला उसे देखकर लगा कि लोकसभा का हंगामा तो चलता रहेगा। विपक्ष के हंगामे के कारण मॉनसून सेशन वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि आज भी लोकसभा की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चली। अब मॉनसून सेशन के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और विपक्ष सरकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब सत्ता पक्ष ने भी झंडे बैनर उठा लिए। एनडीए के सांसद भी आज मैदान में उतर आए। आज संसद परिसर में एनडीए और विपक्ष के एमपीज आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेएमएम और ममता की टीएमसी और उद्धव की शिवसेना के एमपीज जंतर मंतर पर, छात्रों के आंदोलन पर, पुलिस एक्शन पर अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए के सांसदों की मांग है कि रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर राहुल गांधी माफी मांगे। बात दोनों तरफ से छात्रों की हो रही है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों का अपना अपना नजरिया है। सभी से अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के आंदोलन पर क्या कहा? झारखंड विधानसभा का सेशन वक्त से पहले खत्म क्यों कर दिया गया? झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन की हत्या की आशंका क्यों जताई? और झारखंड में सरकारी नौकरियों की बंदरबाट कैसे हुई? पैसे लेकर कैसे स्टूडेंट्स को एग्जाम में आने वाले सवालों के जवाब रटवाए गए? ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट की तस्वीरों से। आज संसद से ऐसी तस्वीरें आई जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। पहली बार संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों के सांसदों ने एक दूसरे के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। दोनों ही तरफ के सांसदों के हाथों में तख्तियां थी, बैनर थे और बॉडी लैंग्वेज बहुत एग्रेसिव थी। सांसदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने हालात को किसी तरह संभाला। असल में जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ है, उसके बाद से विपक्ष के एमपीज रोज संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा होते हैं, रोज प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। इसके बाद 11 बजे ऑपोजिशन के मेंबर्स सदन में जाते हैं, वहां हंगामा करते हैं और सदन की कार्रवाई को स्थगित करा देते हैं। यह सिलसिला 3 हफ्ते से लगातार चल रहा है। आज भी ऐसा ही हुआ। विपक्ष का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन आज विपक्ष को सत्ता पक्ष ने वॉकओवर नहीं दिया। एनडीए के सांसद भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे, विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब दिया। कांग्रेस के सांसद अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे, तो बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा था। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए संसद का स्टाफ बीच में दीवार बनकर खड़ा था और दोनों तरफ से सांसदों से शांति बनाने और पीछे हटने की अपील कर रहा था। असल में आज एनडीए संसदीय दल की मीटिंग थी। मीटिंग के बाद जब सांसद बाहर निकले तो उनके हाथों में तख्तियां थी, एक बड़ा सा बैनर था जिस पर लिखा था, राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के साथ बर्बरता पर माफी मांगो। बैनर पोस्टर लेकर एनडीए के एमपीज संसद परिसर में पहुंचे और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी के सांसदों का कहना था कि राहुल गांधी के इशारे पर विपक्ष ने संसद ठप की हुई है। जंतर मंतर पर हुए पुलिस एक्शन को मुद्दा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी छात्रों के साथ हमदर्दी दिखाने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मुद्दे पर न तो राहुल बोल रहे हैं और न ही विपक्ष का कोई और नेता। बीजेपी के नेताओं ने कहा, क्या झारखंड के नौजवान पर लाठीचार्ज राहुल को ठीक लगता है? राहुल झारखंड पर सरकार से सपोर्ट वापस लेने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब राहुल को देना पड़ेगा।
उन्होंने डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। पूरा विपक्ष किसी भी तरह से चर्चा नहीं चाहता है, और जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद भी चर्चा से भाग रहे हैं। और छात्रों का जहां तक मामला है तो उनकी जंतर मंतर के लिए नीति अलग है और झारखंड के लिए अलग है। दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई हैं। हाँ, जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। मैं रांची में जिस तरह से उनकी सरकार है और जिस तरह से उन्होंने लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, वाटर कैनन किया है, लोगों को चोट आई है और आज उनकी चुप्पी है और यहाँ पे हंगामा है। ये आज हम लोग सत्तारूढ़ दल के लोग अगर मार्च कर रहे हैं या ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस पे उनकी चुप्पी से वो बेनकाब हो रहे हैं देश के सामने कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं और ये उनका दोहरा चरित्र है। राहुल गांधी जी, आपके सिद्धांत सरकार का रंग देखकर बदल कैसे जाते हैं? अभी तक जो आप इतने क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए, वो केवल जंतर मंतर तक ही सीमित था क्या? झारखंड के स्टूडेंट्स क्या देश के स्टूडेंट्स नहीं हैं? या तो आप मौन साध लेते हैं या फिर जब बोलते हैं तो इतना ज्यादा ग्लॉस्ड ओवर बयान देते हैं जिसका न सर होता है न पैर। राहुल गांधी जी, बयानबाजी में मत उलझिए, कार्रवाई करवाइए। क्या राहुल गांधी जो झारखंड के सरकार में शामिल है, उनकी हिम्मत है कि वो समर्थन वापस लेंगे? आज हम जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी, यदि आप कल्पेबल हैं, आपके आधार पर लाठी चार्ज हुआ है झारखंड में, आपके कहने पर बर्बरता हुई है झारखंड में, तो आप आज झारखंड से, सरकार से अपनी समर्थन को वापस लीजिए। एनडीए सांसदों के प्रोटेस्ट के दौरान उस समय इंटरेस्टिंग तस्वीर देखने को मिली। जिस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा था, दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने थे। उसी वक्त प्रियंका गांधी वहां पहुंची और नारेबाजी कर रहे बीजेपी के सांसदों के करीब चली गई। सूरत से बीजेपी के सांसद मुकेश दलाल राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगा रहे थे। प्रियंका ने हंसते हुए मुकेश दलाल को टोका, उनसे कहा कि राहुल झारखंड के छात्रों से मिल चुके हैं। तो मुकेश दलाल ने तुरंत जवाब दिया, राहुल को झारखंड जाना चाहिए। सर, आपको लगता है, मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? इसके बाद प्रोटेस्ट खत्म हो गया, सारे सांसद सदन में चले गए। तब राहुल गांधी जेब में हाथ डालकर हंसते मुस्कुराते पार्लियामेंट में पहुंचे। राहुल गांधी से सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप निकल गए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल का बचाव किया। खड़गे ने कहा कि राहुल ने कोई गोल पोस्ट नहीं बदला है। कांग्रेस शुरू से यही मांग कर रही है कि दिल्ली पुलिस के एक्शन पर होम मिनिस्टर अमित शाह जवाब दें, प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे और राम मंदिर में चंदा चोरी पर भी चर्चा हो। जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था, तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसा हम एक बार बोल के तो उसके बाद निकल जाएंगे, ये उनकी मंशा है। सेकेंड तो ये है चंदा चोरी, ये भी हमारा इश्यू। थर्ड है हमारा माफी मांगने का। ये 3 पहले से है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, ये सॉल्व होने का। वो अब इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? लेकिन बीजेपी ने आज राहुल गांधी पर तीखे हमले किए।
सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल को बिगड़ा दिल शहजादा, उद्दंड और संतकी करार दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल की सनक के चक्कर में संसद का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। देश के लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। जो कुछ सदन में इस सत्र में घटित हो रहा है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। मुझे लगता है हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की होगी कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। ये कठोर शब्द हमें इसलिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि विगत कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है। जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जिस तरह से एनडीए के एमपीज को विपक्ष के सामने उतारा गया वो राहुल की कामयाबी है। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। अब आए स्टेटमेंट। राहुल और प्रियंका इस बात पर ही खुश हैं कि विपक्ष ने संसद ठप कर दी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का तमाशा पूरा देश देख रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी न अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हैं न सदन की मर्यादा का, हर मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, इसीलिए देश के लोगों ने कांग्रेस को बार बार नकारा है। इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले, और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में जो नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश हैं। वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि उनकी सरकार हेमंत सोरेन की कांग्रेस के कंधों पर है ना। तो ये राहुल गांधी का दोहरा स्टैंडर्ड है। मैंने एक बात पहले भी कही, राहुल गांधी की पूरी राजनीति हिपोक्रेसी है और हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। इसीलिए हमने कहा राहुल गांधी जवाब दो। विपक्ष का हंगामा संसद के अंदर भी जारी रहा। आज फिर लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खून में डिक्टेटरशिप है। राहुल गांधी अपनी मर्जी से पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई सदन के नियमों से चलती है। लेजिस्लेटिव वर्क का एक तय डेकोरम होता है। मंत्री उसी हिसाब से बोलेंगे, विपक्ष की मर्जी के हिसाब से नहीं। किरेन रिजिजू ने आज फिर दोहराया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। होम मिनिस्टर अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे, यह भी तय हो चुका है, लेकिन चर्चा तभी होगी जब विपक्ष के नेता ये गारंटी दें कि वो अपनी बात कहने के बाद सरकार का जवाब भी सुनेंगे। छात्र आंदोलन को लेकर के जो भी घटना हुई है, पूर्ण रूप से डिटेल डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है और जवाब भी तैयार करके रखा। गृह मंत्री अमित शाह जी भी कल से पूरा तैयार थे, चर्चा होने नहीं दे रहे। आज भी हम लोग सुबह से तैयार थे। एनडीए पार्टी का पूरा सांसद भी उम्मीद के साथ बैठे थे कि चर्चा शुरू होंगे और गृह मंत्री जी भी चर्चा में जवाब के लिए पूरा तैयारी के साथ बैठे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भाग गई और बाहर में जाकर के नारेबाजी लगाया और चर्चा होने नहीं दिया। दो चीज आपको क्लियर समझना होगा। राहुल गांधी जी ने शुरू से क्या कहा था? गृह मंत्री स्टेटमेंट देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट ही क्यों, हम फुल डिस्कशन कर देंगे। स्टेटमेंट तो सिर्फ औपचारिक एक बयान होता है, लिखित, खत्म है।
हम पूरा स्टेटमेंट से आगे बढ़ के फुल फ्लेज दिन भर चाहे 2 दिन चर्चा करके और पूरा एक एक पॉइंट पे जवाब देंगे। डिस्कशन करना तो पूरा करना पड़ेगा। आंदोलन का कई पहलू है, तो अब डिटेल में अगर बात करेंगे तो सामने में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी फिर चर्चा से भाग गई है। आज हमारे एनडीए के साथियों ने भी मांग किया कि राहुल गांधी भागो मत, तो राहुल गांधी जी आज भी भाग गए हैं। लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पहले अमित शाह स्टेटमेंट दे दें, बाकी बातें बाद में देखी जाएगी। अखिलेश यादव का इंटरेस्ट राम मंदिर पर है। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रोटेस्ट के साथ साथ सरकार को राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर भी बयान देना चाहिए। मोदी और अमित शाह बयान दें, उसके बाद बाकी मुद्दों पर बात होगी। ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं कि पुलिस का व्यवहार जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पहले गन चली और न जाने क्या क्या हुआ, उस सब ने तस्वीरों में देखा है। दूसरा अयोध्या का मसला है, तो दोनों पे बहस करने के लिए तैयार है। आखिरकार दोनों के सूत्रधार कौन है? एक ही जगह जाता है सब, अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, संगीत साथी, एक सिक्के के दोनों पहलू वही हैं। तो बहस हो, बातचीत हो, सामने बात आई कि आखिरकार ये हुआ क्यों। झारखंड की बात कर रहे हैं, आप लोग की बात कर रहे हैं, लोग झारखंड की बात नहीं, झारखंड में अगर हुआ है तो वहाँ की सरकार बातचीत करने को तैयार है। ये सरकार कब बातचीत करने के लिए तैयार थी? एटलीस्ट वो इतने डेमोक्रेटिक तो है कि रास्ता निकालना चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नौजवानों को लेकर सियासी बयानबाजी की, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने फिगर्स के साथ बताया कि नौजवानों के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या क्या किया। आज संत कबीर नगर में योगी ने कहा कि युवाओं को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। युवाओं को पढ़ाई लिखाई और नौकरी का अवसर मिले, सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। बीजेपी की सरकार इस दिशा में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और इसका असर दिखाई देने लगा है। योगी ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इधर उधर की बातें करने के बजाय ये बताना चाहिए कि उनकी सरकारों ने नौजवानों के लिए क्या किया था। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है और जीरो टॉलरेंस इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। मैं राहुल जी से भी और अखिलेश जी से भी कहना चाहूंगा, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप आंकड़ों को ध्यान देंगे तो इनकी वास्तविकता सामने आ जाएगी। आंकड़े बताते हैं, पहले 2014 के पहले, मोदी जी के पहले लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, देश के अंदर आईआईटी की संख्या थी मात्र 16 और 14 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में आईआईटी की संख्या हुई है 23। एम्स 2014 के पहले थे 7, आज है देश में 23। मेडिकल कॉलेज 431 थे 2014 के पहले और आज है 818, यानी 93% की वृद्धि हुई है। एमबीबीएस की जो सीट्स थी 2014 के पहले थी 51,348, आज है 1,28,926, यानी 151% की वृद्धि हुई है।
मेडिकल कॉलेज की पीजी सीटें 14 के पहले थी 31,185 और 2014 के बाद इनमें वृद्धि हुई है 85,822, यानी 175% की वृद्धि हुई है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का मकसद जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन के मसले पर अमित शाह से जवाब तलब करना है। राहुल गांधी का उद्देश्य तो किसी तरह अमित शाह को नीचा दिखाना है, दुनिया को यह दिखाना है कि न मोदी ताकतवर हैं न अमित शाह। राहुल किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी से भी तू तड़ाक कर सकते हैं। राहुल दिखाना चाहते हैं कि वो गए, वो भाग गए, वो सामना नहीं कर पाए। ऐसी ऐसी बातें कहकर, बार बार कहकर वो दूसरों को डराएं। पर जब आमने सामने मुकाबला होता है तो राहुल सुनने को तैयार नहीं होते। सवाल पूछना, आरोप लगाना और फिर यह कहना कि हम अमित शाह का भाषण सुनना नहीं चाहते, ये कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट की एक परंपरा है संवाद की, विरासत है तर्क की, वाद विवाद की। नेता विपक्ष का पद एक जिम्मेदारी की पोजीशन है। उन्हें समझना होगा कि संसद में हिट एंड रन नहीं हो सकता, संसद को सड़क नहीं बनाया जा सकता। नौजवानों के मुद्दे पर राजनीति झारखंड में भी हो रही है। रांची में स्टूडेंट पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी ने झारखंड बंद की कॉल दी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी विधानसभा के घेराव की कॉल दी थी। एबीवीपी के कार्यकर्ता आज पुराने विधानसभा भवन के पास इकट्ठे हुए। वहां से नए विधानसभा भवन तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के छात्रों को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुराने विधानसभा भवन के आसपास बैरिकेड लगा दिए गए, दफा 163 लागू कर दी गई। पुलिस छात्रों को डिटेन करने के लिए पहले बसों का इंतजाम किया हुआ था। इसीलिए जैसे ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया। हालांकि छात्रों ने इसका विरोध किया। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हल्की झड़प भी हुई। कई छात्राओं ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। इस सरकार का कड़ी निंदा करते हैं। कल इन्होंने जिस तरह किया वो अपना सारा बता दिए कि ये सरकार निकम्मी है और सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। आज उन भाई बहनों के हक के लिए लड़ने आए हैं जिनके साथ जो परीक्षा में खिलवाड़ किया गया, आज हम उनके साथ करें। कल को अगर हमारे साथ होगा तो हमारे भाई बहन हमारे साथ रहेंगे। आज हम उन भाई बहनों के साथ हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रही है, उनका आवाज बनने का प्रयास कर रही है, उनके संघर्ष और विश्वास को जिंदा रखने का काम कर रही है। लेकिन हेमंत सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को जो है रांची घुसने नहीं दे रही है, उसको रोड पे ही रोक दे रही है। झारखंड सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है। झारखंड सरकार जिस तरह बालू बेच रही है, कोयला बेच रही है, अब छात्रों के भविष्य बेच रही है हमारा। इसके लिए हम लोग विद्यार्थी पर तमाम कार्यकर्ता विधानसभा के घेराव करने वाले हैं और उग्र आंदोलन करने वाला है। जेपीएससी में जो लीक हो रहे हैं उसके लिए कल भी मार्च निकला था तो पुलिस ने बहुत ही बेरहमी से छात्रों पर वार किया, लाठीचार्ज की उन पर, जो कि कतई गलत है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो एक छात्र पर लाठीचार्ज करे। आज एबीवीपी का प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से निपट गया। पुलिस ने कल की तरह लाठीचार्ज नहीं किया, टीयर गैस नहीं छोड़ी, लेकिन पुलिस ने कल जिस तरह से प्रोटेस्टर्स के साथ सख्ती की थी उससे छात्रों में बेहद नाराजगी है। आज शाम सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मौन जुलूस निकाला। छात्र मोमबत्तियां लेकर सड़क पर निकले, खामोशी से जुलूस निकाला और वापस जयपाल मुंडा स्टेडियम लौट गए। छात्रों ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार नौजवानों की खामोशी को उनकी कमजोरी न समझे। अगर सरकार ने सरकारी भर्तियों में घोटाला जांच करने वालों को सजा नहीं दिलवाई, परीक्षाएं रद्द न की, तो जनता हेमंत सोरेन की विदाई कर देगी। कल के प्रदर्शन में छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की तबीयत खराब हो गई थी। आज कई छात्र देवेंद्र महतो का हालचाल जानने गए। इससे पहले आज झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने सदर हॉस्पिटल जाकर देवेंद्र महतो से मुलाकात की, लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद इरफान अंसारी ने आंदोलनकारियों पर एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया। इरफान अंसारी ने कहा कि कल विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अटैक करना चाहते थे। हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश थी, लेकिन यह प्लान कामयाब नहीं हुआ। कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बाल बाल बच गए। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग
सदन यहाँ चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में धरना दिया। वो धरना नहीं था, वो हत्या करने का प्रयास था। आप बताइए, एक राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री अगर रोड के किनारे रहता है, सेफ्टी नहीं है, वहां पर आप धरना दिए। मान लिए कोई कूद जाता, दीवार फांद कर जाता, तो मुख्यमंत्री थे वहां, उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेवार कौन होता? इसलिए मेरी मांग है, आज मैं अध्यक्ष जी से मांग किया हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, इसकी मंशा क्या थी, और अगर मंशा अगर हत्या करने का था, हत्या का प्रयास था, तो निश्चित तौर पर भाजपा के विधायकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, यही मेरा मांग है। हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की तो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने झारखंड के मूल निवासियों का कार्ड खेला। क्योंकि बीजेपी ने आज विधानसभा में सरकारी नौकरियों में घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाया। विधानसभा में हंगामा हुआ, इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हेमंत सोरेन की सरकार भी इस मुद्दे पर जवाब देने से बचना चाहती है, इसलिए विधानसभा के मॉनसून सेशन को वक्त से पहले आज ही खत्म कर दिया गया। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में बाहर के लोग झारखंड की नौकरियों पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन उनकी सरकार ने झारखंड के मूल निवासियों को नौकरियां दी। ये बात बीजेपी को बुरी लग रही है, इसीलिए हंगामा किया जा रहा है। तो अभी हाल के दिनों में कई सारी नियुक्तियां हुई हैं, छोटी बड़ी, सवाल भी खड़े हुए, उन सवालों का समाधान भी करने का प्रयास है। लेकिन आप देखेंगे कि उन सभी परीक्षाओं में लगभग 75% से लेकर के 100% तक जो चयनित अभ्यर्थी होते थे सभी यहाँ के मूलवासी होते थे, और उसी जगह पर बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोगों ने नियुक्तियां पाई है। भारतीय जनता पार्टी शासित काल में यह भी किसी से छुपा नहीं है। हेमंत सोरेन को तुरंत जवाब दिया नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी ने कहा, अगर हेमंत सोरेन को लगता है कि एग्जाम में गड़बड़ी के पीछे कोई साजिश है तो इसकी जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रहे। मरांडी ने कहा कि जेपीएससी में हुई धांधली में झारखंड मुक्ति मोर्चे के लोग शामिल हैं, इसलिए सरकार सीबीआई जांच से डर रही है। क्या करेंगे? सीआईडी क्या जांच करेंगे? सीआईडी वाले ने तो सब गुड़ गोबड़ कर रखा है। पहले जो सीआईडी सीजीएल की जांच कर रहे हैं तो डायरेक्शन ठीक चल रहा था, उसकी भी जांच की आज दस्तावेज पड़ा हुआ है। इसलिए हम तो मुख्यमंत्री से बार बार मैं कहता हूं, भाई आप डर क्यों रहे हो? आप कह रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, अपोजिशन वाले हंगामा कर रहे हैं। तो आप अगर एक ही तो बात है, सीबीआई को दे दीजिए, जांच करेगी, जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जिन्होंने पैसे दे करके नौकरी लिया है, गलत किया, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर हर परीक्षा में जो बिक रहा है, इसका मतलब है इसमें सिर्फ वहां दफ्तर में लोग जो है, जिनकी वहां जिम्मेवारी वही नहीं बल्कि सत्ता में भी लोग हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। झारखंड सरकार भले ही अभी तक इस केस की सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हुई हो, लेकिन आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी है। एसआईटी ने आज दिल्ली बेस्ड बाइसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 6 लोगों को अरेस्ट किया। टीडीपीएल की तरह यह भी एक एग्जामिनेशन एजेंसी है। इस एजेंसी ने 2022 में जूनियर इंजीनियर्स के लिए हुए एग्जाम को कंडक्ट किया था और इस परीक्षा में भी पेपर लीक और हेराफेरी के आरोप लगे थे। एसआईटी ने आज इस कंपनी के डायरेक्टर तरुण कुमार के अलावा रंजीत मंडल, दीपक कुमार, अभिषेक कुमार, कृष्ण कुमार और दीपक श्रीवास्तव को अरेस्ट किया। अब तक जो एक्शन हुआ वो जेपीएससी एग्जाम को लेकर ही हुआ है। हेमंत सोरेन ने भी जेपीएससी एग्जाम को ही रद्द करने की बात कही थी, लेकिन बाइसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम को लेकर भी एक्शन शुरू हो गया है। सवाल यह कि आखिर छात्र जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को भी कैंसिल करने की मांग क्यों कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
जेपीएससी धांधली में गिरफ्तार टीडीपीएल के मैनेजर अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान सीआईडी को बताया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था। अभय तिवारी ने बताया कि 21 और 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम था, लेकिन उससे एक दिन पहले 20 सितंबर को पेपर लीक हो गया था। जिन स्टूडेंट्स ने पैसे दिए थे उन्हें क्वेश्चन और आंसर बता दिए गए थे। अभय तिवारी ने खुलासा किया कि बोकारो में एक व्यक्ति के घर पर 45 उम्मीदवारों को ठहराया गया था। इन लोगों को 65 सवालों के जवाब रटवाए गए थे। अभय तिवारी ने कबूल किया कि पेपर लीक कराने के बदले 15 कैंडिडेट से 12-12 लाख रुपए लिए गए, जिस वक्त कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली हुई। अभय तिवारी ने सीआईडी जांच के दौरान जिन दो लोगों का नाम लिया, उनमें से एक नाम मिथिलेश सिंह का है और दूसरा उमाकांत प्रमाणिक का। मिथिलेश सिंह पटना का रहने वाला है और वेबल कंपनी का मालिक है, जबकि उमाकांत प्रमाणिक खूंटी का रहने वाला है और मिथिलेश सिंह का करीबी है। मिथिलेश सिंह की वेबल कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस में ही क्वेश्चन पेपर छपते थे। अभय तिवारी इन दोनों के संपर्क में था और यहीं से वो क्वेश्चन पेपर लेकर छात्रों को सवालों के जवाब रटवा देता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। अभय तिवारी ने खुद पेपर लीक के जरिए जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में टॉप किया था और अपने भाई अक्षय तिवारी और वाइफ सुषमा तिवारी को भी सेलेक्ट करवा लिया था। अब तक मैंने आपको सारी बातें बताई जो अभय तिवारी ने सीआईडी को पूछताछ के दौरान बताई। अब मैं आपको वो सबूत दिखाता हूं जो सीआईडी की जांच में सामने आए। ये सीआईडी जांच की कॉपी है जिसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट्स को पटना लेकर आ जाइए, वहीं सभी को सीजीएल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर बताकर रटा दिया जाएगा। 28 कैंडिडेट्स को एग्जाम के 2 दिन पहले यानी 20 सितंबर को ही यह मैसेज भेजा गया था, जहां से सुखबीर यादव 28 कैंडिडेट्स को नेपाल के बीरगंज में ले गया और वहां सभी को एक होटल में रखा गया। जिन 28 कैंडिडेट्स को पेपर अवेलेबल कराए गए, उसमें से 10 कैंडिडेट्स ने सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया। सीजीएल के कैंडिडेट्स को 135 क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही मिला। अब ये क्लियर हो गया कि छात्रों की मांगे गलत नहीं है। झारखंड में सरकारी नौकरियों के ज्यादातर पेपर लीक हुए हैं। पैसे को लेकर नौकरियां बेची गई, लेकिन सारे सबूत सामने आने के बाद भी हेमंत सोरेन की सरकार गलती मानने को तैयार नहीं है। कल 4 बार छात्रों पर लाठी चली, दिन में टीयर गैस चलाई गई, पानी की बौछार मारी गई। यह शर्मनाक था। उससे भी शर्मनाक काम झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर ने किया, जिन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे हेमंत सोरेन की हत्या की प्लानिंग थी। उन्होंने नाम बीजेपी का लिया पर आरोप छात्रों पर लगाया। हेमंत सोरेन ने भी कहा कि टीडीपीएल ने बीजेपी के इशारे पर एग्जाम में गड़बड़ी करवाई। झारखंड की सरकार को छात्रों के आंदोलन में अगर साजिश दिखाई देने लगी है, तो वो ऊपर से छात्रों की मांगे मान लेने की बात क्यों कर रहे हैं? नियत में खोट तो नहीं? अगर वाकई में सरकार को लगता है कि झारखंड में नौकरियां किसी साजिश के तहत बेची गई, धरने पर बैठे छात्र साजिश कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की हत्या की प्लानिंग की गई, तब तो इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच कराई जानी चाहिए। सीआईडी पर छात्रों को भरोसा नहीं है, सीबीआई पर हेमंत सोरेन को भरोसा नहीं है, तो फिर हाईकोर्ट से इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए एक एसआईटी बनाने की रिक्वेस्ट की जा सकती है। सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो तो पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आज अमेरिका से बड़ी खबर आई। अमेरिका की कोर्ट में भारत के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी के खिलाफ सारे केसेस आज हमेशा के लिए बंद हो गए। ब्रुकलिन कोर्ट ने अडानी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने माना कि अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को साबित करने के लिए कोई छोटा मोटा सबूत भी नहीं मिला। इसलिए अडानी के खिलाफ केस चलाने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की कार्रवाई को आगे बढ़ाना रिसोर्सेज और वक्त की बर्बादी है। इसीलिए जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी के खिलाफ सारे केस बंद करने का फैसला किया। जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की। इसके बाद ब्रुकलिन कोर्ट ने अडानी के खिलाफ
केसेस को परमानेंटली क्लोज करने का फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने गौतम अडानी से एक अंडरटेकिंग ली, जिसमें उन्होंने बताया कि केस खत्म करने के लिए कोई सौदा नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए सारे आरोपों को खारिज किया जा रहा है। ये तो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में इंडाइटमेंट हुआ था और लास्ट ईयर हुआ था, इसकी काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन है, जो एलिज ट्रांजैक्शन है ब्राइबरी का, वो यूएस में कभी हुआ ही नहीं, वो इंडिया में हुआ है, उसका जुरिडिक्शन कभी यूनाइटेड स्टेट्स के पास था ही नहीं। और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अब बाद में एप्लीकेशन लगाई है 2026 में, उससे ही काफ़ी रिलीफ अडानी ग्रुप को मिल गया था, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स थे। पहला ग्राउंड तो ये था कि ये चार्जेस कभी फाइल ही नहीं होने चाहिए थे। फिर उसकी टाइमिंग को भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला था कि टाइमिंग ठीक नहीं है। जब वो सरकार शायद चेंज हो रही थी तो उस टाइम ये चार्जेस लगाए गए थे, इंडाइटमेंट हुआ था। और कई सारे ऐसे पॉइंट हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट है अडानी ग्रुप के लिए। कुछ उनकी क्वेरीज थी, क्वेरीज का भी रिस्पांस मंगाया, रिप्लाई फाइल कराया, दोबारा से ग्राउंड को और इलेबोरेट कराया कोर्ट ने, और उसके बाद कोर्ट ने ये समझा कि ये विड्रॉल जस्टिफाइबल है। हाँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज हो गया है। एक बार जब विड्रॉल होता है या डिसमिसल होता है इंडाइटमेंट का, और उस पर कोर्ट का एक स्टैंप लग जाता है, यानी कि जुडिशियल स्क्रूटनी उसमें हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सकता। ये उनके रूल्स में भी लिखा है और उनके लॉ में भी लिखा हुआ है। असल में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने 18 मई को ही मान लिया था कि गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसीज को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर उनके खिलाफ केस चलाया जा सके। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कोर्ट से कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ केस चलाना टाइम और रिसोर्सेज की बर्बादी है, इसलिए सारे केस वापस लिए जाएं, बंद किए जाएं। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से जुड़े सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी के खिलाफ चल रहे सिविल सूट को भी वापस लेने का फैसला पहले ही ले लिया था। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल यानी OFAC ने भी अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया है। अडानी के खिलाफ पहला केस था अमेरिका के इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का। आरोप यह था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर्स से 17.5 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई। इन्वेस्टर्स को इन प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं दी। SEC ने इस मामले में अडानी के खिलाफ सिविल केस फाइल किया। इसके बाद इसी केस के आधार पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। SEC ने यह केस खत्म कर दिया, क्योंकि इस केस के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की थी। जब SEC ने केस बंद कर दिया तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोर्ट से अडानी के खिलाफ मामलों को परमानेंटली डिसमिस करने की गुजारिश की। कोर्ट में कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास अडानी के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने लायक कोई सबूत नहीं है। इस केस का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। इस केस को आगे बढ़ाना, इसका मतलब होगा संसाधनों और वक्त की बर्बादी। इसलिए इस केस को हमेशा के लिए बंद किया जाए। इसके बाद न्यूयॉर्क के कोर्ट ने गौतम अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट को विद प्रेजुडिस खारिज करने का आदेश दे दिया। इसका मतलब यह है कि यह मामला अब दोबारा खोला नहीं जा सकता। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में यह तीसरा केस था। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से LPG खरीदने का। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की एजेंसी OFAC यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने यह केस फाइल किया था। यह केस भी खत्म हो गया है। इस तरह अब अमेरिका में गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के खिलाफ अब कोई केस नहीं बचा। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब अडानी ग्रुप के लिए अमेरिका में कारोबार के दरवाजे खुल गए हैं। That this had happened, right? I said this case is a bogus case. There's no basis to it. And exactly what happened first, the DOJ who brought this case itself said that we want to withdraw the case, and they invited the judge to dismiss the case because according to them, there was no violation at all on the part of the Adani group. The judge took his time because he wanted to be sure, as he's entitled to and should do, to make sure that everything was bona fide in this matter.
The case was so misconceived that it almost looked like a witch hunt against the Adanis, that nothing can happen ever again on this issue in America against the Adanis. महेश जेठमलानी बता रहे हैं कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि गौतम अडानी के खिलाफ सारे आरोप झूठे हैं, ये सब उन्हें फंसाने की कोशिश थी। जस्टिस डिपार्टमेंट को भी समझ आ गया था इस केस में दम नहीं है, गौतम अडानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। महेश जेठमलानी ने कंफर्म किया कि अडानी के खिलाफ सारे केस परमानेंटली बंद हो चुके हैं, अब फ्यूचर में ये केस नहीं खुल सकेंगे। अमेरिकी कोर्ट के फैसले का गौतम अडानी ने स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, इस मुश्किल दौर में भी उन्हें पूरा यकीन था कि सच की जीत होगी। कानून के प्रति उनका भरोसा था और आज ईमानदारी की जीत हुई। कोर्ट का फैसला आने के बाद गौतम अडानी ने उन लोगों को थैंक यू कहा जो मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहे, जिन्होंने अडानी ग्रुप पर यकीन रखा। अडानी ने लिखा कि वो बिजनेसमैन है लेकिन वैल्यूज के साथ कभी समझौता नहीं करते, नियम कानून का पालन करते हैं, शॉर्टकट में यकीन नहीं रखते और वो इन सिद्धांतों का हमेशा पालन करते रहेंगे। अब ये बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका की कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दी। बड़ी बात यह कि अमेरिका की कोर्ट ने कहा कि अडानी के खिलाफ करप्शन का एक छोटा सा सबूत भी नहीं मिला। अमेरिका में जब तक केस चलता रहा काफी टेंशन थी, पर अडानी ने अपने बिजनेस प्लान को रोका नहीं। पिछले साल अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स जैसे एरियाज में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। अब प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जो हर रोज अडानी का नाम लेकर, अडवाणी की फोटो लगाकर आरोप लगाते रहे। क्या वो अब अमेरिका की कोर्ट पर सवाल उठाएंगे? अब वो अडानी पर इल्जाम कैसे लगाएंगे? आज भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। अब सरकार 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट छापेगी। आज वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। पंकज चौधरी ने बताया कि रिजर्व बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट छापने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। इस खबर को रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कंफर्म किया। पता चला कि सरकार ने फिलहाल प्लास्टिक के 100 करोड़ 10 के नोट और 100 करोड़ 20 के नोट प्रिंट करने को मंजूरी दी है। इसके लिए टेंडर भी जारी हो गया है। 18 अगस्त तक टेंडर भरा जा सकेगा, लेकिन प्लास्टिक के नोट कब सर्कुलेशन में आएंगे इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। सरकार ने यह भी साफ किया कि फिलहाल 220 के जो कागज के नोट चलन में हैं वो मार्केट में चलते रहेंगे, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक की करेंसी का एक्सपेरिमेंट सफल रहता है तो धीरे धीरे कागज के बजाय प्लास्टिक की करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसका चलन बढ़ाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, रोमानिया, वियतनाम, मालदीव ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जिनमें फिलहाल प्लास्टिक के नोट चलन में हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो 1990 से प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक की करेंसी के कई फायदे हैं। ये नोट ड्यूरेबल होते हैं, गंदे नहीं होते, कटते फटते नहीं हैं, छपाई का खर्चा बचता है, नकली करेंसी की गुंजाइश खत्म हो जाती है और कागज की बचत तो होती है, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। इसलिए अगर सरकार प्लास्टिक करेंसी को बढ़ावा देती है तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। अब बात वंदे मातरम पर हो रही सियासत की। आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने वंदे मातरम बिल पर साइन कर दिए। अब देश के हर नागरिक को राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उसी तरह सम्मान करना होगा जैसे राष्ट्रगान जन गण मन का करना होता है। सभी सरकारी कार्यक्रमों में जन गण मन के साथ वंदे मातरम का गायन भी होगा। इस बार स्वाधीनता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से भी वंदे मातरम गाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच से पहले वंदे मातरम के पूरे 6 स्टेंजा गाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए आजादी के दिन का थीम भी वंदे मातरम रखा गया है। लाल किले पर जब पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा उस समय इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से लोगों पर फूलों की बारिश की जाएगी। उस हेलीकॉप्टर पर वंदे मातरम का बैनर लगा होगा। सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया। वंदे मातरम को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है।
कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों को परेशान करने के लिए जबरदस्ती वंदे मातरम थोपना चाहती है। इसके पीछे देश प्रेम नहीं, बीजेपी का रिलीजियस एजेंडा है। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, यह हैरानी की बात है कि कुछ लोगों को राष्ट्रगीत में धर्म दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को मजहबी चश्मा उतारकर देश के बारे में सोचना चाहिए। तो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक क्षण होगा। हमारे देश के आदरणीय यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस बार लाल किले से वंदे मातरम कहेंगे। ये पूरे देशवासियों के लिए फक्र और गर्व की बात है और इसका हम स्वागत करते हैं। ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति एक ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला एक ऐतिहासिक क्षण है। मातरम कहते कहते लोग कितने हमारे फांसी पे चढ़ गए, हमारे बलिदान दिया हमारे स्वतंत्र वीरों ने। अभी ऐसे ही स्वतंत्र नहीं मिला है, इसलिए इसके लिए ये वंदे मातरम कहते कहते फांसी पे चढ़ गए हमारे स्वतंत्र वीर। और इसलिए ये हमारे देश के लिए ये एक देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का एक और सभी लोगों को प्रेरणा और ऊर्जा देने वाली बात है। तो इसलिए किसी ने इसका विरोध नहीं करना चाहिए, सभी ने ये कहना चाहिए। शिंदे को जवाब दिया आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे ने कहा, अगर वंदे मातरम इतना ही जरूरी है तो शिंदे को बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहिए कि जब ये बिल पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में मौजूद क्यों नहीं थे। वंदे मातरम का जब बिल आ रहा था तो प्रधानमंत्री महोदय और होम मिनिस्टर कहां थे? क्या ये अपमान नहीं है वंदे मातरम का? वंदे मातरम का तो अपमान है कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर स्वयं नहीं थे वहां। लेकिन सबसे ज्यादा विवादित बात कही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने। क्योंकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया कि मदरसों में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस पर नीतेश राणे ने कहा कि जिन मदरसों को वंदे मातरम गाने से परहेज है उनकी सरकारी फंडिंग रोक देनी चाहिए। ये अगर आप ये भारत देश को, इस हिंदू राष्ट्र को अगर हम अपना राष्ट्र मानते हैं, अपना देश मानते हैं, तो हमारा तिरंगा हो, तिरंगा ध्वज हो, हमारे भारत माता की जय हो, हमारे लिए वंदे मातरम हो, ये बोलना जरूरी है। मुझे आश्चर्य ऐसा लगता है वंदे मातरम कुछ आज भी देश में अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और बोलने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण मैंने मदरसा को दिया। मदरसे जो होते हैं, जो स्टेट फंडेड भी होते हैं बड़े पैमाने पे, पैसा आप सरकार से लेते हो मगर आपको सरकार की नोटिफिकेशन माननी नहीं है, तो फिर ऐसे मदरसाओं को उनका स्टेट फंडिंग बंद कर देना चाहिए। ऐसा कोई डॉक्टर या इंजीनियर मैंने कभी मदरसे से तैयार होते हुए नहीं देखा है, सिर्फ आतंकवादी ही देखे हमने तैयार होते हुए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको वंदे मातरम बोलना है। और वंदे मातरम अगर आपको बोलना नहीं होगा तो सरकार के माध्यम से जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आपको योजनाएं मिलती है, जिससे आपको फंडिंग होती है, वो सारी चीज बंद होना ही सही बात है। नीतेश राणे की बात तो सही नहीं है कि मदरसों से सिर्फ आतंकवादी पैदा होते हैं। लेकिन नीतेश राणे ने जब इस तरह का बयान दिया तो महा विकास अघाड़ी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस के नेता नसीम खान ने कहा कि बीजेपी का देश प्रेम सिर्फ दिखावा है, जनता में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने वंदे मातरम का मुद्दा उठाया और नीतेश राणे जैसे नेताओं को नफरती बयान देने के लिए आगे किया। भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरे देश में उनके पैर के नीचे से खिसक गई है। देश का युवा, किसान, जवान, देश के सभी नागरिक भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ रास्ते पर उतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की नींव खस सकती है, कमजोर होती है, तब वो हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है। लेकिन इस देश में अब वो हिंदू और मुसलमान 2014, 19, 24 देश ने देख लिया है कि हिंदू और मुसलमान के नाम का बंटवारा करके, भावनाओं से खेलकर, वोट लेकर देश को कमजोर करने वाली ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
तो इस सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे बयानों को अब लोग ध्यान देना लोगों ने छोड़ दिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो कुछ भी कहते रहें। ये बात सही है कि वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई का तराना है। इस गीत के 150 साल पूरे होने पर लाल किले की प्राचीर से इसका गायन भी जस्टिफाइड है। इस मामले को हिंदू मुसलमान की नज़र से देखना गलत है। ये भावना देशभक्ति से जुड़ी है, लेकिन भविष्य के लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी। किसी भी सरकारी समारोह में वंदे मातरम, जनगण मन और राज्य का गीत गाना भी अनिवार्य होगा, तो इसमें कम से कम 6-7 मिनट लगेंगे। अब ये कितना व्यावहारिक है, इस पर विचार करना चाहिए और इसका कोई रास्ता भी निकालना चाहिए। विपक्ष के नेता वंदे मातरम पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों को एक नया टास्क दिया। आज मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने नौजवानों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मोदी ने हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा का नारा दिया और लोगों से कहा कि आज़ादी के जश्न में हर देशवासी शामिल हो, सब मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत का संकल्प लें। देश भर में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। आज जम्मू कश्मीर में जगह जगह तिरंगा रैलियां निकाली गईं। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही पूरा कश्मीर तिरंगे के रंग में सरोबार है। श्रीनगर से लेकर शोपियां, अनंतनाग, बड़गांव, कुपवाड़ा, हाबरमूला से लेकर गुलमर्ग तक कश्मीर के कोने कोने में लोग तिरंगा लेकर घरों से निकले। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर बख्शी स्टेडियम तक हर जगह सिर्फ तिरंगे लहरा रहे थे। हजरत बल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। शोपियां में आम लोगों के साथ पुलिस कर्मी भी तिरंगा लेकर निकले। कुपवाड़ा के वाइब्रेंट विलेज टीटवाल के हर घर पर तिरंगा फहराया गया। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर लाल चौक तक तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में नौजवानों ने तिरंगा लेकर सीआरपीएफ के जवानों के साथ मार्च किया। कश्मीर के लोगों ने कहा कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने तिरंगे की शक्ति को महसूस किया है। अब कश्मीर में माहौल बदला है, इसीलिए लोग बेखौफ होकर घरों से निकल रहे हैं। अब किसी को श्रीनगर में तिरंगा लहराने में डर नहीं लगता। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हमें पहली बार आजमा रहे हैं कि कश्मीर में, खासतौर पर श्रीनगर में हमें आजमा रहे हैं कि बहुत हालात अच्छी नहीं रहा करती थी। हम लोगों को अक्सर बहुत क्राइसिस का शिकार होते थे यहाँ कश्मीर श्रीनगर में। ये पहली बार हम नरेंद्र मोदी के कारण है जो कि हम आज ऐसे खुलेआम अपनी रैली निकाल पा रहे हैं। फैसिलिटीज़ उन्होंने आज तक हमारे सामने लाई, वो आज तक हमने कभी ना देखी थी, ना सोचा होगा इसके बारे में किसी भी इंसान ने आज तक कि ऐसा भी हो सकता है कश्मीर में। ये हमारे लिए बहुत बेहतरी की बात है कि आज हम सरेआम ऐसे निकल पा रहे हैं। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अपना तिरंगा अपने कंधे पे ले रह पा रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा बहुत बढ़िया काम किया कि सब अब तिरंगा उठाने के लिए निकल रहे हैं घरों से। मैं भी निकल गया मोदी जी का काम देख के, क्योंकि जो 19 में हमने देखा बंद था वगैरह, उसके बाद बहुत खुशहाली हो गई यहाँ पे। किसी बात का डर नहीं है हमें। तो पहले डर था? पहले डर था। किस चीज का डर था पहले? क्योंकि पता नहीं चलता था, पत्थर कौन मारते थे, हड़ताल काल कौन देता था, इस बात का कुछ पता नहीं चलता था। घर से लोग बाहर निकलते थे, शाम को नहीं पहुँचते थे घर। आज खुशी के हाल में घर पहुँचते। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट फंक्शन करता है, जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे MHA, हमारा PMO जब प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है और जो पॉलिसीज ऐसी आती है कि जो रेडिकल्स को या एक्सट्रीम्स को एक आयरन फिस्ट पॉलिसी के तहत डील करती है, तो आप यही मंजर देखते हैं। देख रहे हैं कि श्रीनगर जो कश्मीर का क्या पूरे मुल्क का ताज है, उसके अंदर आज हजरत बल में हम खड़े हैं। इस वक्त हजरत बल के अंदर जो है वो तिरंगा रैली मुनक्किद की जा रही है। इसमें सिर्फ भाजपा के कारकुन ही नहीं, आम जनता की पार्टिसिपेशन देख लीजिए। नौजवान, माएं बहनें, हमारे बुजुर्ग भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग आज आए हैं। तो ये बताता है कि बदलता कश्मीर जो है, आज वो चमकता कश्मीर जो है वो हम सबके सामने है। कश्मीर वाकई में बदल गया है। एक जमाना था जब श्रीनगर में तिरंगा लहराने के लिए जान पर खेलना पड़ता था। अब कश्मीर के कोने कोने में
तिरंगा लहराते देख गर्व होता है। कल डल लेक से तिरंगा यात्रा निकलेगी, हजारों लोग उसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया घर घर तिरंगा अभियान का असर देखेगी। अब बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भी एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। आज जमीयत-उल-उलमा-ए-हिंद के नेता दूसरे मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे। पश्चिम बंगाल में जमीयत-उल-उलमा के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि एसआईआर के जरिए बंगाल के लाखों मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। अब लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए ट्राइब्यूनल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं होती। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि हर जिले में ट्राइब्यूनल का दफ्तर खुलना चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में डिस्प्यूट्स का निपटारा होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ने ये मांग नहीं मानी तो बंगाल के लोग खामोश नहीं बैठेंगे। हमारी मांग है कि 27 लोग वोटर मिसमैच अंडर एडजुडिकेशन और डिलीट, उनको पता नहीं किस जिला में कितने वोटर आए कितना नहीं, तो इसमें हम विचार चाहते हैं। ये हिंदुस्तानी है, विदेशी के बारे में हमको कोई फिक्र नहीं। एक बात तो यह है, कलकत्ता जोका में एसडीओ बता नहीं पा रहे हैं, कैसे चलेगा काम? और इसमें हम चाहते हैं कलकत्ता जोका में एक से ज्यादा जज अपॉइंट किया जाए और हर जिला में ट्रिब्यूनल हो। कुछ भी आज जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार से लोग कैसे आएंगे? और अगर न हो तो हम लोग जेल भलो आंदोलन को कॉल देंगे। जो सीईओ है उन तक जाएंगे, उनको सोचे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम चेतावनी देंगे, गलत हो रहा है बंगाल के लोगों के साथ, नहीं होना चाहिए। ये जुल्म अन्याय है, ये खिलवाड़ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। अधीर रंजन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डिटेल रिप्लाई फाइल करने को भी कहा है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि ट्राइब्यूनल ने अब तक कितने केसेस का निपटारा किया और इस प्रोसेस में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। बंगाल में एसआईआर की चलते फिलहाल चुनाव आयोग के मुताबिक 27 लाख, लेकिन असलियत में 33 से 34 लाख आम लोगों को वोट देने के अधिकार और नहीं बचे, सारे वंचित हो चुके हैं। चुनाव आयोग की निकम्मी से, चुनाव आयोग की ये अपना उदासीनता के चलते अगर इस तरीके को आम लोगों को ये तकलीफ अगर झेलने पड़े और ये झेलते आ रहे तो कब तक ये चलेगा? ये सिलसिला कब तक चलेगी हमारे देश में कि लाखों की तादाद में लोग अपना अधिकार से वंचित हो रहे हैं, वोट देने के अधिकार खो बैठे हैं और नहीं जानते कहां जाना है, किसके पास मांग करना है, किससे हमें पूछना है, उनके पास कोई जरिया नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि ट्राइब्यूनल की व्यवस्था हो चुके हैं और चुनाव आयोग के ऑफिसर कहते हैं ट्राइब्यूनल हुआ है, लेकिन हर जगह नहीं हुआ है, ढांचा नहीं है। हमारे वकील साहब ने अपने सारे तथ्य सबूत सामने पेश करते हुए ये साबित कर दिया है कि अब तक 1% ये फैसला नहीं हुआ है, जितना वंचित के सूची है उसमें। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनको अपील करने का हक है। उनके नाम हटाने का फैसला फाइनल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एसआईआर से जुड़े ट्राइब्यूनल के काम करने की चाल बहुत धीमी है और लोग परेशान हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या नहीं, वो किसके पास जाएं, किसको अप्रोच करें। तो प्रॉब्लम एसआईआर की नहीं है, ट्राइब्यूनल की है, चुनाव आयोग की है। ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, चुनाव आयोग से कहकर करवाया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करे कि ट्राइब्यूनल इस तरह से काम करें कि जल्दी से जल्दी 27 लाख वोटर्स के वोटिंग राइट्स का फैसला हो जाए, तो फिर किसी को सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब बिहार की बात करते हैं। आज बिहार सरकार ने साफ साफ कह दिया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा। इस कानून को वापस लेने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। बिहार में 10 साल से शराबबंदी लागू है। इस दौरान 11 लाख से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 18 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें से 15 लाख से ज्यादा लोग अभी भी जेल में हैं। इस दौरान 5.5 करोड़ 13 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई। लेकिन इतनी सख्ती के बाद भी शराब की स्मगलिंग रुक नहीं पाई। इसलिए अब कई नेता ये कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि शराब की तस्करी करने वाले तो बच जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग महंगी शराब खरीदकर चुपके से पीते हैं उन्हें पुलिस पकड़कर जेल भिजवा देती है। इन लोगों के पास जमानत के पैसे भी नहीं होते, इसलिए लाखों लोग जेल में पड़े हैं। कई नेताओं का कहना है कि शराबबंदी की वजह से नकली शराब का कारोबार भी बढ़ा है, जिससे दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए बेहतर होगा कि सरकार शराबबंदी को खत्म करे। आज ही पटना में 200 लीटर से ज्यादा की विदेशी शराब जब्त हुई। मुंगेर में 1100 लीटर शराब बरामद हुई। इसी तरह कैमूर जिले में 75 लाख रुपए की 5000 लीटर शराब बरामद की गई। फर्टिलाइजर से भरे एक ट्रक में शराब की बोतल्स को छुपाया गया था। यह शराब पटना में सप्लाई की जानी थी। क्योंकि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी बिहार में शराब की सप्लाई बंद नहीं हुई है, ऊपर से लाखों लोग शराब पीने के जुर्म में सलाखों के पीछे हैं। इसलिए आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी का असर नहीं हो रहा है। इसलिए वो बिहार सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस कानून पर फिर से विचार किया जाए। हम इस सरकार से, सम्राट चौधरी से भी ये कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि शराबबंदी जहां गांधी जी का जन्म हुआ था वहां भी है, लेकिन इस तरह से वहां लोग में निराशा नहीं है। हम तो पहले से भी कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल की शराबबंदी बिहार में लागू हो, तो स्वराज जी से भी कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी लोग जो गड़बड़ करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। आज 11-12 लाख लोगों पर किसी न किसी प्रकार का केस मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखें। ये हम सम्राट चौधरी जी से और जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं उनसे आप लोगों के माध्यम से करें। जीतन राम मांझी इस तरह की डिमांड पहले भी कई बार कर चुके हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता भी उनकी इस डिमांड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन शराबबंदी का कानून नीतीश कुमार ने लागू किया था। इसलिए जेडीयू के नेता शराबबंदी कानून से छेड़छाड़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। बिहार में एक्साइज डिपार्टमेंट जेडीयू के पास ही है। मदन सैनी एक्साइज मिनिस्टर हैं। आज मदन सैनी ने कहा कि जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वो उनके अपने विचार हैं, लेकिन बिहार सरकार का शराबबंदी खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और ये भी लागू है और आगे भी रहेगा। ये सुझाव उनका है, विचार है उनका व्यक्तिगत, और ये पहली बार वो नहीं बोले हैं। उसका कारण भी स्पष्ट है। लगभग 15 लाख लोग जेल में हैं, उसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति या जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं इनकी संख्या अधिक है। तो ये चिंता उनका है और इस पर हम लोग का पूरा नज़र है। अब गुजरात मॉडल पर अभी न हम लोग सोच रहे हैं और न ही आगे सोचने की आवश्यकता है। जो मॉडल यहाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने लागू किया, उसको वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और विभाग के मंत्री होने के नाते हम लोग लागू किए हुए हैं और इसको और आगे सख्ती से करेंगे। बिहार में शराबबंदी के दो पक्ष हैं। एक तो यह कि शराबबंदी के बाद बहुत से लोगों ने शराब पीना छोड़ा है। दूसरा, बिहार में महिलाओं के हाथ मजबूत हुए हैं। कोई शराब पी कर आए तो वीडियो ऑन कर देती हैं और शराब पीकर मार पिटाई करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देती हैं। ऐसे मामलों में एक्शन भी तुरंत होता है। लेकिन शराबबंदी ने तस्करी को बढ़ावा दिया। पुलिस की बहुत सारी ताकत शराब माफिया को पकड़ने और रोकने में लगती है। सरकार को एक्साइज का भारी नुकसान होता है। बड़ी संख्या में लोग जेलों में पड़े हैं।
इसीलिए कुछ लोग शराबबंदी को खत्म करने की मांग करते हैं, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले इस बात का असेसमेंट करना पड़ेगा कि समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या इससे कई पुरानी विषमताएं वापस तो नहीं आ जाएंगी? और अगर शराबबंदी जारी रखनी है तो फिर तस्करी को रोकने के लिए, गैर कानूनी तरीके से शराब बनाने पर रोक लगाने के लिए कुछ मशीनरी तो होनी चाहिए। आज दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों को स्पीकर ने मार्शल आउट कर दिया। असल में केजरीवाल की पार्टी के विधायकों ने चावल की खरीद में घोटाले का आरोप लगाकर हंगामा शुरू किया। आम आदमी पार्टी के एमएलए ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने गरीबों को देने के नाम पर एफसीआई से 23 रुपए प्रति किलो के रेट से चावल खरीदा और इसे दुगनी कीमत पर प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। गरीबों को चावल का एक दाना भी नहीं दिया गया। केजरीवाल की पार्टी के विधायक चावल की बोरी लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि 22,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसलिए इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर ने इसकी परमिशन नहीं दी तो कुलदीप कुमार ने स्पीकर के आसन की तरफ चावल फेंके। इस पर हंगामा शुरू हो गया और स्पीकर ने मार्शल्स को हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर करने का आदेश दे दिया। अगर इनके हिम्मत है यहाँ बैठ के सुने, ये हर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मार्शल्स, ओ मार्शल्स, सोमदत्त जी को बाहर ले जाएं, सुरेंद्र कुमार जी को बाहर ले जाएं। ओ मार्शल्स, इनको फेंको उठा के। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मंजिंदर सिरसा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सिरसा ने कहा कि वो इस मामले को आसानी से जाने नहीं देंगे, झूठे आरोप लगाने वाले विधायकों को कोर्ट में ले जाएंगे। इन लोगों को केजरीवाल की तरह माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगे। हमारी सरकार ने ना कोई चावल खरीदा, ना कोई चावल बेचा। मैं क्लियर कर दूं, ना कोई चावल खरीदा, ना हमने कोई चावल बेचा। हमारे पास नॉर्थ इंडियन रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज है, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन आती है। उस पर मैंने मात्र 2 लाइनें लिखी, सुनिएगा क्या लिखा। मे बी कंसिडर्ड पॉजिटिवली एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या एक मंत्री, आप अपने एमएलए हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसके अलावा हमने? और अध्यक्ष जी इसी में लिखा है, ये झूठ इतना बोलते हैं, इसी सूरत में मैं भी बख्शने वाला नहीं हूं, कोर्ट तक लेके जाऊंगा। ये बाहर मीडिया में तो झूठ चल जाता है, जो मर्जी बोल दो, कोई पूछने वाला नहीं है। पर मैं आपको सबके सामने बता के जा रहा हूं, मैं इसको डेफेमेशन में कोर्ट में लेके जाऊंगा और जब वहां कागज देने पड़ेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। बातों से बात नहीं चलने वाली, ये अब आगे से काम नहीं चलने वाला। इसी विधानसभा में आके याद कराऊंगा जिस दिन सौरभ भारद्वाज को इस केस के अंदर कोर्ट में भी लेके जाऊंगा और इंसाफ की दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। सिरसा ने अच्छा किया कि अपने ऊपर लगे आरोपों का तुरंत जवाब दिया, लेकिन सिर्फ जवाब देने से काम नहीं चलेगा। सिरसा को इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अगर आरोप झूठे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, तो उन्हें कोर्ट जाना ही चाहिए, क्योंकि राजनीति में आरोप लगाकर भागने की परंपरा ठीक नहीं है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। एनडीए सांसद भारत मंडपम से इंडिया गेट तक बाइक पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई के चार्जशीट पर कल रॉस एवेन्यू कोर्ट फैसला करेगा। कल पश्चिम बंगाल विधानसभा का 1 दिन का स्पेशल सेशन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी। फिलहाल देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।